नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी वाला पे आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपीपीसीएस मेंस के लिए यूपी स्पेशल का कंप्लीट कोर्स जीएस 5th एंड जीएस 6 हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और ये जीएस 6 की हमारी 11th क्लास है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये कोर्स अवेलेबल है और ये इस बुक पे बेस्ड है, तो ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। So, hello guys, this is me, Mohit Sharma, Director Shankar IAS Academy, having more than 15 years of experience in civil service field, and my sole motive behind this series is to become your favorite teacher. और आप लोगों को कैसी ये सीरीज लग रही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ये आपको पसंद आ रही है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। हम देखते हैं हम क्या 11th क्लास में हमने क्या पढ़ना है। तो हमने वेजिटेशन पढ़ना शुरू करा था, है ना। एक बार आप देख लीजिए, इसमें मेंस नेविगेटर से हम फिर से आपको दिखा दे रहे हैं कि क्या टॉपिक हमारे काम का था 6th पेपर में। तो ज्योग्राफी वाले सेक्शन में हमें जाना है। देखो, ये पहला टॉपिक अपना हो गया ज्योग्राफिकल लोकेशन, रिलीफ स्ट्रक्चर, क्लाइमेट, इरीगेशन, मिनरल, ड्रेनेज सिस्टम। तो ये वेजिटेशन हम पढ़ रहे हैं ना। इसी में देखो जो दूसरे टॉपिक में लिखा है यहाँ वन और घास के मैदान, ये भी इसी में कंप्लीट हो जाएगा। वेजिटेशन में वन ही पढ़ना है ना। और ये जो अगला टॉपिक लिखा हुआ है फॉरेस्ट पॉलिसी, ये भी हम वन के साथ ही पढ़ लेंगे, तो ये भी यहीं कंप्लीट हो जाएगा। बताया था ना आपको कि आगे वाले जो टॉपिक हैं वो जल्दी जल्दी पूरे होंगे। ये जो टॉपिक है कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी, इसमें अर्बन फॉरेस्ट्री भी आ रहा है अभी, है ना। तो ये तीनों भी हम वन के साथ में ही पढ़ लेंगे, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अगली 1-2 क्लासेस में हम इनको सबको कंप्लीट कर लेंगे। फिर क्या बचा, ज्योग्राफी में छोटे छोटे टॉपिक बचेंगे, है ना। पहले वाले टॉपिक ने अच्छा खासा टाइम लिया, बड़ा टॉपिक था और हमने देखा उससे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। जो उसके सब टॉपिक हैं उनसे हर साल एक क्वेश्चन नजर आए। डन। चलिए, तो हम इसमें देखते हैं फिर कितना हमने पढ़ लिया था इसमें, और एक बार क्वेश्चन और देख लेते हैं ना किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। बस एक ही क्वेश्चन ही आया है अभी तक। ये जितने भी हमने 3-4 टॉपिक देखे हैं सब मिला के, कि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आया है। तो एक क्वेश्चन अभी वन वाले सेक्शन से आया है और हमने इसमें पढ़ क्या क्या लिया अभी तक। देखिए, एक एक पॉइंट सिलेबस का हम मिला के कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस सिलेबस आपको हर बार दिखा देते हैं, उसमें जो जो हो जाता है उसको कट कर लेते हैं। तो जो आपका सिलेबस है उसमें एक एक पॉइंट हमें कवर करना है। देखो, पेपर तो फिर खुद फंस जाएगा, है ना। क्वेश्चन के पीछे मत भागो, सिलेबस के पीछे भागो। सिलेबस पूरा पढ़ लोगे तो क्वेश्चन अपने आप आ जाएंगे। ठीक, ये थ्योरी अपने दिमाग में बना के चलो। तो हमने टाइप पढ़ लिए नेचुरल वेजिटेशन में, है ना। यहाँ पे बता दिया था कि यहाँ पे मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट मिल जाते हैं, फिर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं, फिर थॉर्नी फॉरेस्ट मिलते हैं। इसी में जो पश्चिम वाला इलाका है वहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री ज़्यादा है, और जो नदियों के किनारे वाला इलाका है वहाँ पे रिवराइन फॉरेस्ट मिल जाते हैं। ऐसे करके पूरा हमने 6 टाइप का वेजिटेशन पढ़ लिया। कितने प्रकार की वनस्पति, तो यही क्वेश्चन आया हुआ है कि वनस्पति के प्रकार और विशेषताएं लिखो। तो हर वेजिटेशन के टाइप में 2-2, 3-3 पॉइंट लिख देंगे तो उसकी विशेषताएं हो जाएंगी। अब बाकी चीजें हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं कि फ्यूचर में ना आ जाए। तो ये तो हमने बेसिकली प्री के लिए पढ़ा कि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है इसमें क्या हिसाब से उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, कितना वन क्षेत्र है, कितने का टारगेट है, सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम वन वाला जिला कौन सा है। डन। ये मेंस में आ सकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ वेजिटेशन इन उत्तर प्रदेश, ये भी हमने पढ़ लिया है। उत्तर प्रदेश में वनों का क्या महत्व है ना। तो आर्थिक महत्व क्या है, सांस्कृतिक महत्व क्या है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब पढ़ा था हमने। और इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो आप 2 बार पढ़ लोगे तो खुद ही याद हो जाएगा। ज्यादातर बातें कॉमन सेंस वाली तो थी। तो ये हमने आज देखना है कि ये तो हमें पता चल गया कि उत्तर प्रदेश में वनों का महत्व है, तो क्या कुछ चुनौतियां भी हैं। अगर चुनौतियां हैं तो उन चुनौतियों को कम करना पड़ेगा, कुछ सरकारी प्रयास करने पड़ेंगे, वरना वनों का महत्व कम हो जाएगा। तो चुनौतियां देखेंगे, सरकारी उपाय देखेंगे, और क्या सरकारी उपाय इन चुनौतियों से लड़ने में काफी हैं या कुछ और करने की जरूरत है, वे फॉरवर्ड।
तो हम इसमें वे फॉरवर्ड भी देखेंगे, और अगर समय बचता है तो हम इसमें उत्तर प्रदेश की ये फॉरेस्ट पॉलिसी भी देख लेंगे। डन। और वो एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री, वो हम अपनी अगली क्लास में करने की कोशिश करेंगे। फॉरेस्ट अच्छा खासा इन्होंने सिलेबस में दिया हुआ है, क्वेश्चन तो अभी यहाँ से नहीं दे रहे हैं ज्यादा, है ना, लेकिन सिलेबस में पॉइंट ज्यादा दिए हुए हैं, तो कोई बात नहीं, उसी हिसाब से हम मैनेज करेंगे इनको। तो ये 3 टॉपिक हमने आज पढ़ने हैं, टाइम मिला तो हम ये वाला भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले हमें चुनौतियों वाले सेक्शन पे जाना है ना। तो भारत में जो वन क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में जो वन क्षेत्र है, उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही है उत्तर प्रदेश में कि वन आवरण बहुत ज्यादा कम है, कुल 9.96%, और जो हमारी नेशनल एवरेज है वो 25.17, उससे तो ये बहुत कम है, और जो नेशनल टारगेट है 33% वाला, उससे तो और ज्यादा कम है। ये पहली चुनौती है कि वन क्षेत्र काफी कम है, इसे कैसे बढ़ाया जाए। एक्चुअल में जहां उपजाऊ भूमि होती है ना, वहां खेती ज्यादा होती है, तो वन अपने आप कम हो जाता है। जैसे बताया उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कम बलिया में है, क्योंकि उपजाऊ जगह है तो वहां खेती ज्यादा है, तो वन क्षेत्र है ही नहीं, नगण्य है, 1% से भी कम इलाके में वन है। तो ये पहली चुनौती हो गई। अब सरकार क्या कर रही है इसके लिए, ये देखेंगे आगे। अगर उत्तर प्रदेश को आप रोटी का कटोरा बोलोगे, है ना, ब्रेड बास्केट, तो फिर खेती तो ज्यादा होगी वहां, फिर ये नहीं कह सकते ना तुम्हारे यहाँ वन कम है। पर चूंकि हमारा टारगेट है 33% का, स्टेट पॉलिसी में भी, नेशनल पॉलिसी में भी, तो ये हम चुनौती में लिखेंगे कि हम वन क्षेत्र को कैसे बढ़ाएं। फिर उसके उपाय हैं, ये जो पढ़ रहे हैं ना 3 टर्म सिलेबस में, एग्रो फॉरेस्ट्री, खेती के साथ साथ पेड़ लगा लो, सोशल फॉरेस्ट्री की जो सरकारी जमीनें पड़ी हुई हैं पंचायतों में, वहां सब जगह पेड़ लगा लो, अर्बन फॉरेस्ट्री, सड़क किनारे पेड़ लगा लो, है ना, और ग्रीन बेल्ट बना लो सड़कों के किनारे। ऐसे कुछ उपाय ढूंढने पड़ेंगे। तो उपाय हैं अच्छे खासे, ये तीनों चीजों को उत्तर प्रदेश सरकार बढ़ावा दे रही है। मे भी शायद एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री की तो नई पॉलिसी भी आई है, तो उन पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, पहली चुनौती समझ आ गई। दूसरा, इनसफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये तो हर फील्ड की चुनौती है। शिक्षा के क्षेत्र की चुनौती क्या है कि जो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो पर्याप्त नहीं है। चिकित्सा के क्षेत्र की चुनौती क्या है, ये सब में लिख सकते हैं, है ना। तो कैंप फंड बनाए गए हैं, बट वहाँ बजट का जो आवंटन है वो अनियमित रहता है। कभी कहीं से पेड़ कटेंगे तब इनमें फंड आएगा, तब पेड़ लगेंगे, वरना नहीं, है ना। वीक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। अगर आपको किसी क्षेत्र को बढ़ावा देना है, मान लो शिक्षा क्षेत्र को, तो वहां अच्छे शिक्षक होने चाहिए, अच्छे अधिकारी होने चाहिए, अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी ज्यादा है ना। अगर आपके इंस्टीट्यूट के पास बजट नहीं है, अच्छे अधिकारी नहीं है, और ट्रेंड अधिकारी नहीं है ना। एक तो है कि वो एथिकली गुड है, शासन अच्छे से कर रहे हैं, करप्शन तो नहीं कर रहे। दूसरा, उनकी योग्यता कितनी है, उनकी ट्रेनिंग कितनी हुई है। मान लो किसी में जो डिजास्टर मैनेजमेंट में, बाढ़ बचाव दल में किसी ऐसे व्यक्ति को भर्ती कर लिया, उसे तैरना नहीं आता, तो वो क्या बचाएगा दूसरों को। तो हम बोलेंगे बाढ़ बचाव दल अच्छे से काम नहीं कर पाया क्योंकि प्रशिक्षण की कमी थी। जिन लोगों को भर्ती करा गया उन्हें दूसरों को कैसे डूबते हुए बचाएं ये सिखाया नहीं गया, उन्हें तैरना नहीं सिखाया गया, ऐसे किसी का भी भर्ती कर दिया गया। ये सब एग्जाम्पल के लिए है ना, इससे आप समझ पाओ वीक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी क्या होता है। तो जो फॉरेस्ट को गार्ड करने के लिए लोग हैं, वन को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं हुई है ना। तो ये भी एक समस्या है, वीक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, संस्थागत क्षमता कम है। पुअर पोस्ट प्लांटेशन केयर, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। आपने देखा होगा कि कहीं मंत्री, कहीं विधायक, सांसद, अधिकारी, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी या आम लोग पेड़ लगाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं कि आज जन्मदिन पे एक पेड़ लगाने का अवसर मिला। आपको क्या लगता है, फिर उसको जाके देखभाल करते हैं, उसको समय समय पे पानी देते हैं और ये बात सुनिश्चित करते हैं कि वो पेड़ ग्रो करे, है ना।
जितने लोगों ने पेड़ लगाए हैं उसमें मुश्किल से 1% लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो बाद में उसकी देखभाल करते हैं। उनका तो फोटो खिंच गया, सोशल मीडिया पे चला गया, वाह वाही मिल गई, बहुत सारे लाइक मिल गए, इमेज चमक गई, बस उनका काम पूरा हो गया। तो जो पोस्ट प्लांटेशन केयर है, पेड़ तो लगा दिया उसके बाद की, वो बहुत कम है, बहुत कम है ना। तो जो सर्वाइवल रेट है वो 50% से भी कम है। 100 पेड़ लगाएंगे तो 50 से कम होंगे। पता है इतनी सर्वाइवल रेट भी इसलिए है कि जो अपनी कुछ नेटिव स्पीसीज हैं वो बहुत खराब परिस्थितियों में भी हो जाती हैं। मान लो पीपल का पेड़ है, वो तो मिट्टी की भी जरूरत नहीं है, दीवार में भी हो जाता है। आप सब लोग ने देखा होगा अपने घर में, जगह जगह है ना, दीवार में कहीं भी कोने में ऐसे आ जाता है। तो ऐसी स्पीसीज अगर यूज की जा रही हैं, ऐसी प्रजातियां, तो उनके होने की संभावना ज्यादा है। हालांकि ये अपने प्लांटेशन में एक दोष है कि जो नेटिव स्पीसीज हैं या रीजनल स्पीसीज हैं उन पे कम ध्यान दिया जा रहा है, वरना ये जो सर्वाइवल रेट है ना 50%, ये 80-90% से भी ज्यादा हो जाए। अगला संकट क्या है? इन्वेसिव स्पीसीज प्रोलिफरेशन। जो विदेशी प्रजातियां हैं, आक्रामक प्रजातियां हैं, उनका तेजी से प्रसार हो रहा है। इनकी खासियत पता है क्या होती है? कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पे, देख लेना। लैंटाना लिखा है, पार्थेनियम या कांग्रेस घास लिखी है, कि ये बहुत तेजी से ग्रो करती हैं और उन सेम परिस्थितियों में इनके ग्रो होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो वहां का जो भी पोषण है मिट्टी से वो इन्हें मिल जाता है। तो जो अपनी नेटिव स्पीसीज होती हैं लोकल की, वो खत्म होने लगती हैं। तो नेटिव स्पीसीज को खतरा आ जाता है, और वो खत्म हो जाएंगी तो फिर खतरा किसको गया? जैव विविधता। जैव विविधता में तो पेड़ पौधे दोनों शामिल हैं। तो ये भी उत्तर प्रदेश के वेजिटेशन में चुनौती है कि जो विदेशी इन्वेसिव स्पीसीज हैं वो तेजी से फैल रही है। याद रह जाएंगे, फॉरेस्ट कवर बहुत कम है, फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है, स्टाफ की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, पोस्ट प्लांटेशन केयर नहीं है, इन्वेसिव स्पीसीज का प्रसार जो है वो बढ़ता जा रहा है। और चुनौती, हाई पॉपुलेशन प्रेशर। भाई जब जनसंख्या ज्यादा होगी तो फिर क्या करेंगे? देखो, एक तो घर की जरूरत है, एक खेत की जरूरत है फसल उगाने के लिए, एक वन की जरूरत है। जनसंख्या ज्यादा होने से इनकी मांग बढ़ जाती है ना, घर और खेत, क्योंकि उनको खाना ज्यादा चाहिए। तो खेत का विस्तार करना पड़ेगा, खेती का कृषि विस्तार, और रहने के लिए घर चाहिए, और इन दोनों ही चीजों के लिए जमीन चाहिए। जमीन कहां से आएगी? वन को काट के। तो पॉपुलेशन प्रेशर का मतलब समझ आ गया? पॉपुलेशन प्रेशर इस बात का दबाव बनाता है कि वन को काटो और उसे घर में या खेत में तब्दील करो। आपने देखा होगा अपने शहरों में जहां भी रह रहे हो, जहां कुछ इलाकों में पहले वन होता था, वहां तेजी से पेड़ों को काट के और आवासीय कॉलोनी बना दी गई है और बनाई जा रही है ना। तो ये चुनौती है। एक तो पहले से ही 9-10% तो कुल है ना, और उसे भी लगातार काटा जा रहा है। लेकिन वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश में तो इस बार। तो कैसे हुई है उसको समझेंगे अभी, है ना। बताया था ज्यादा कैनोपी वाला कम हो रहा है और कम कैनोपी वाला बढ़ रहा है। ठीक। लो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जनता की भागीदारी बहुत कम है। इस भागीदारी को बढ़ा दें तब पोस्ट प्लांटेशन में मदद मिल जाएगी। मान लो किसी गांव में जाके एक प्लांटेशन ड्राइव लगाई और अधिकारियों ने सबने पेड़ लगा दिए, और वहां लोकल के लोगों को और बच्चों को मोटिवेट कर दिया कि भाई इन पेड़ों का जब तक ये बड़े नहीं हो जाए ध्यान रखना। तो आसान काम नहीं हो गया? दोनों ने मिलकर काम कर लिया। पेड़ खरीद सरकार ने दिए, लगा सरकारी अधिकारियों ने दिए या जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उन्होंने, और ध्यान उनका और लोकल की कम्युनिटी ने रख लिया, या लोकल की कम्युनिटी को ही पेड़ बांटती है ना। तो अभी लोगो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इको डेवलपमेंट कमेटी ये बनी है, ये दोनों बनी है, बट ये ठीक से काम नहीं करती। ठीक। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज बहुत कम कर रहे हैं, है ना। मतलब पेड़ लगा दिए तो उसके बाद में वो कौन से पेड़ को समस्या है, या उसको ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है, या पानी की कमी है, वो सूख रहा है, ये तो सब ड्रोन की मदद से, है ना, और GIS की मदद से
रिमोट सेंसिंग की मदद से इनसे भी पता लगाया जा सकता है। रिमोट सेंसिंग में सैटेलाइट की मदद से दूर से इमेज ले लेते हैं, उस इमेज से पता चल जाएगा ये पेड़ सूख रहा है। डन। या कितने पेड़ लगाए, कितने पेड़ हुए, ये सब डेटा इकट्ठा करना, फिर अगली बार ऐसा ना हो उसके उपाय सुझाना। तो ये टेक्नोलॉजी का यूज अभी काफी कम है। डिफोरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन बढ़ता चला जा रहा है। वनों की कटाई और क्षरण बोला है डिग्रेडेशन को, और डिफोरेस्टेशन कटाई, इनमें अंतर क्या है? यहाँ पे जंगल था, वो जंगल काट दिया और यहाँ पे खेती कर ली या घर बना लिए, तो क्या हो गया? डिफोरेस्टेशन। और यहाँ पे जंगल था, पहले वहां पे 100 पेड़ थे, अभी कुल 50 ही पेड़ बचे हैं, तो क्या हो गया? डिग्रेडेशन, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। अब निम्न गुणवत्ता का बन गया ये, इसकी कैपेसिटी कम हो गई है ना। तो ये दोनों चीजें हो रही है। हमने बताया था ओपन एरिया जो है अपने यहाँ, ओपन फॉरेस्ट वो ज्यादा है, डेंस वाला कम है। बाकी जैसे बुंदेलखंड का इलाका है, वहां ओवरग्रेजिंग की समस्या बताया था। जानवर अगर ओवरग्रेजिंग है तो उसके पैरों के खुर से जमीन ढीली हो जाती है और फिर हवा या बारिश चलने पे ऊपर की उपजाऊ परत उड़ जाती है, बह जाती है, और उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी है ना। तो फिर जब ऐसा हो जाएगा तो फिर उसमें पेड़ वगैरह के होने की संभावना भी कम हो जाएगी ना। तो और फॉरेस्ट फायर ये एक समस्या है। क्लाइमेट स्ट्रेस, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर वनों का कटान होगा तो जो वन के जीव जंतु हैं वो तो बाहर आएंगे वन से, फिर जब वन कम हो जाएगा तो वो बाहर कौन रह रहे हैं? मनुष्य। तो इनमें आपस में फिर आमना सामना होगा, झगड़ा होगा, कभी, है ना, कभी मान लो शेर सामने आ जाएगा, कभी हाथी सामने आ जाएगा। तो ऐसी घटनाएं हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में। तो ये भी वनों से संबंधित इशू ही है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक। इंडस्ट्रियल अर्बन एक्सपेंशन बता ही दिया, जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है वनों को काटा जा रहा है, और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हैं। रेनफॉल बहुत ज्यादा इरेटिक हो गई है ना, कहीं फ्लड आ जा रही है, कहीं ड्राउट आ जा रहा है। तो इन दोनों ही चीजों का वनों पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। बताना, इतनी चुनौतियां लिखी हैं, इतना लिख पाओगे मेंस में? इसमें से जो भी 8-10 पॉइंट तुमको अच्छे लगे, सॉलिड लगे, और तुमको लगे कि ये मैं याद रख पाऊंगा, वो वाले तुम निशान लगा लेना, उनको याद कर लेना। 10 ही पॉइंट लिख पाओगे मुश्किल से, है ना। ये 17 पॉइंट है हमारे पास। कोशिश ये करना सारे पॉइंट एक ही तरफ के मत लिख देना। जैसे वनों का कटान हो रहा है या वन संबंधी समस्याएं हैं, तो उसमें एक आध पॉइंट जैव विविधता का भी लेना, एक आध पॉइंट गवर्नेंस का भी लेना, एक आध पॉइंट टेक्नोलॉजी का भी लेना। जितनी डाइवर्सिटी होगी उतने आपको ज्यादा नंबर मिलने के चांस रहेंगे। आपने सबका सब एक ही साइड पे लिख दिया, तकनीकी पे या निर्वनीकरण पे, है ना। निर्वनीकरण भी हो, जैव विविधता भी हो, तकनीक का यूज भी हो, एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी हो, गवर्नेंस भी हो। सबसे एक दो पॉइंट होने चाहिए, तो उसको अच्छा आंसर माना जाता है। तो आप जब घर में इससे कुछ 8-10 पॉइंट पिक करो कि मुझे ये पॉइंट लिखने हैं, तो आप ध्यान रखोगे कि वो अलग अलग डायमेंशन से हों। ठीक है। तो ये हम देख चुके। मोनोकल्चर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है, जैसे कि जहां भी चाहे हम एग्रो फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, अर्बन फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, सोशल फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, है ना, या वैसे नॉर्मल प्लांटेशन, तो पॉपुलर, यूकेलिप्टिस, यही लगाए जा रहे हैं सब जगह। जो वहां मोनोकल्चर, उसमें एग्रीकल्चर में जो समस्या है वही प्लांटेशन में समस्या आ रही है। तो ये भी एक चुनौती है, इसके लिए भी सरकार क्या कर रही है देखेंगे। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, इसको जरूर लिख के आना, है ना। वीक बायोडायवर्सिटी गवर्नेंस, आपने पढ़ा होगा जैव विविधता का जो अधिनियम है 2002 का, है ना, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002। उसने बोला है कि पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाए जाएंगे, बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएंगी, और ये सब कहाँ हो रहा है? पंचायत स्तर पे। सोच के बताना, आपके आसपास की जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी हैं, क्या वो उतनी सक्षम है कि वो ये रजिस्टर मेंटेन कर पाए? अपने आसपास की पंचायतों में जाना, उनसे बात करके देखना कि क्या इस तरह का कोई रजिस्टर मेंटेन कराया जाता है जहां पे अपने क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति और जीव जंतुओं का विवरण लिखा गया, है ना। तो ये बायोडायवर्सिटी की गवर्नेंस बहुत ज्यादा वीक है। प्रावधान तो किए गए हैं बट वो पालन में नहीं है।
इम्प्लीमेंट नहीं किए गए। तो 17 चुनौती के पॉइंट हमने इसमें देख लिए। अब इसमें उपाय देखने हैं, सरकारी उपाय। तो उपाय हम जो भी पढ़ रहे हैं यूपी के पेपर के हिसाब से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये ऐसे पढ़ रहे हैं ना। तो पहले केंद्र सरकार के क्या क्या उपाय हैं उनको देखते हैं। तो भाई नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, इसका प्रोविजन बता चुके, 33% का टारगेट है अपना, और वो बढ़ रहा है लगातार, कि 22 था, फिर 23 हो गया, 24 हो गया, अभी 25 से ज्यादा है ना। तो इसको अचीव करने के लिए जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जगह जगह पेड़ पौधों को बढ़ावा देगी, तो उत्तर प्रदेश में भी बढ़ावा देगी। एक ये कैंपा फंड बनाया गया, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड, है ना, और उसके मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। तो इसमें फंड में पैसा आता है और उसका बंटवारा हो जाता है केंद्र और राज्य के बीच में, मे बी शायद 20-80 या 10-90 इस रेशियो में बंटवारा होता है। एनवायरमेंट की क्लास में उसको कवर करते हैं। तो अभी कहीं से भी अगर वन काटा जा रहा है तो उसके एवरेज में इस फंड में पैसा देना होता है, जिससे कि उससे ज्यादा पेड़, लगभग 4 गुना ज्यादा पेड़ लगाए जा सकें, और उसमें 20% पैसा लगभग केंद्र सरकार खर्च करती है, 80% के आसपास राज्य सरकार को दे दिया जाता है। तो वो राज्य उस पैसे का क्या करेगा, अपने इलाके में पेड़ लगाएगा। डन। बाकी ये नेशनल ग्रीन मिशन है, इसको ग्रीन इंडिया मिशन भी बोला जाता है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में। तो इसमें भी एक टारगेट है, यहाँ पे लिखा नहीं है, हम इसको कहीं ऐड कर देंगे नोट्स में, मे बी 1 गीगाटन समथिंग इतना पेड़ लगाएंगे, इस तरह का एक टारगेट है। वो वाला टारगेट नहीं है जो पेरिस एग्रीमेंट में INDC है, उनसे अलग इसका एक अपना सेपरेट टारगेट है ना। बाकी राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम है, इसमें फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी बनाई गई है, और जो बताया था ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, उसके लिए कमेटी वो सब बनाना, वो प्रयास करा गया नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम के तहत, जिससे कि वनीकरण को बढ़ावा मिल सके। वन महोत्सव मनाया जाता है, ये तो प्री में आया हुआ क्वेश्चन है कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है ना। प्रत्येक जुलाई में 1 से लेके 7 तारीख यानी कि प्रथम सप्ताह, उसमें वन महोत्सव को मनाया जाता है, और पूरे सप्ताह तक पूरे भारत में जगह जगह वृक्षारोपण और उसकी कार्यशालाएं और बच्चों को जागरूक करना, ये सब किया जाता है, पेड़ों का महत्व बताया जाता है, पेड़ लगाए भी जाते हैं। तो इससे भी वन को बढ़ावा मिलता है ना। एंड सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री अलग से कवर करना है पूरा, उसमें आपको पता ही है कि खेत के साथ साथ ऐसे वन लगाए जाते हैं। इसकी नई पॉलिसी आई है, इसको पढ़ेंगे, ठीक। तो इससे भी वन क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है। रामसर साइट का डेवलपमेंट है उत्तर प्रदेश में, में भी शायद 10 रामसर साइट हो गई हैं, पहले खाली एक ही रामसर साइट थी। दलदली क्षेत्र होते हैं तो उनको संरक्षित रखा जाता है, तो जो दलदली क्षेत्रों में मिलने वाली मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट टाइप की वनस्पति है, उसका संरक्षण हो पाता है ना। तो रामसर साइट का डेवलपमेंट है, ये हमने देख लिया, इसके तहत भी। फिर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, जहां भी ये शब्द आ जाए ना कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, मीन्स की सारी चीजों का प्रयोग करा जा रहा है। तो इसमें आप कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हो, दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत एंड अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक। बाकी कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, तो उसको प्रोटेक्टेड एरिया भी डिक्लेयर करा गया है, और वहाँ अन्य उपाय भी किए जा रहे हैं। तो जब वो प्रोटेक्टेड एरिया है तो वहाँ खाली जीव ही थोड़े ना सुरक्षित है, सॉरी जंतु, पादप भी तो सुरक्षित है, जीव में तो दोनों ही आ जाएंगे है ना, जंतु और पादप। तो इससे भी वनों को सुरक्षा मिलती है। कुछ क्षेत्रों को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर देते हैं, तो वहां लोगों को नहीं जाने दिया जाता, तो वहां भी वन क्षेत्र सुरक्षित हो जाता है, ठीक। बाकी इको टास्क फोर्सेस बनाई गई हैं, ये पूर्व सैनिक इकाइयां हैं जो कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में वन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इनका प्रयोग करा जा रहा है। ऐसे समझ सकते हो कि पूर्व सैनिकों का प्रयोग करा जा रहा है वन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, उसको इको टास्क फोर्स बोला गया, ठीक। इसके अलावा नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान, वही बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। तो बताया था इनको सबसे बड़ा खतरा किससे है, हैबिटेट लॉस से। तो वन विनाश से ही तो हो रहा है इनका हैबिटेट लॉस,
तो उनको प्रोटेक्ट करने जाएंगे तो फिर ये अपने आप से प्रोटेक्ट हो जाएगा। बाकी वन की अग्नि है, ये है फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम, ये बनाया गया। तो फॉरेस्ट फायर भी एक बड़ा कारण है वन के नुकसान का, तो उसको रोकने के लिए भी केंद्र सरकार ने स्कीम बनाई हुई है। और इसको फॉरेस्ट प्रोन एरिया सोनभद्र, चित्रकूट, मिर्जापुर वहां लगाया जा रहा है। अर्ली वार्निंग पे फोकस है कि पहले पता चल जाए जिससे उपाय किए जा सके। ठीक। बाकी इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है कि वहां पादप और जंतु का भी ध्यान रखा जाएगा और टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की 13 स्कीम हो गई। इन 13 में से कोई 5 या 6 है ना जो आपको अच्छी लगे, और ध्यान रखना अच्छी लगने में अलग अलग फील्ड की हो और अलग अलग डायमेंशन की हो, सबकी सब सेम मत ले लेना। हो जाएंगी ऐसी 5-6 हमें स्टेट गवर्नमेंट की देखनी है। तो देखो स्टेट गवर्नमेंट की, वहां नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी 1988 है ना, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ठीक है 1988। यहाँ पे स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी हो गई उत्तर प्रदेश सरकार की 2017 की। ये फॉरेस्ट पॉलिसी क्या बोल रही है देखना। लॉन्ग टर्म में तो हम वही नेशनल वाला टारगेट अचीव करेंगे 33%, ये प्री में भी आ सकता है। और शॉर्ट टर्म में 2030 तक हम 15% कर लेंगे। अभी था ना 9 पॉइंट समथिंग, उसको बढ़ा के 15%। अभी से याद मत करना, सरकार ने नई पॉलिसी तो नहीं लाई है, लेकिन इस पॉलिसी को थोड़ा सा अपडेट किया है और ये 15% वाला टारगेट बढ़ा के 20% कर दिया है। तो जो अपडेटेड फॉरेस्ट पॉलिसी है 2017 ही बोल रहे हैं उसको, फॉरेस्ट पॉलिसी 2017, उसमें 20% है। तो यहाँ 15 क्यों लिखा है, वो 20 भी लिखा है आगे, आपको पता चल जाए कि ओरिजिनल फॉरेस्ट पॉलिसी 2017 में 15 था, है ना। ये 20 अभी आपको आगे लिखा मिल जाएगा, तो उसको आप याद करना। अभी के हिसाब से आपको लिखना हो तो आप ऐसे कि शॉर्ट टर्म में उत्तर प्रदेश का टारगेट है 20% क्षेत्र पे बंद करना 2030 तक, और लॉन्ग टर्म में 33 पे। ठीक। तो ये पहली फॉरेस्ट पॉलिसी देख ली, पहला पॉइंट। दूसरा एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी 2014, कह रहे हैं ये एग्रो फॉरेस्ट पॉलिसी अपनाने वाला पहला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। बस इसमें थोड़ी सी समस्याएं हैं, कुछ गिने चुने पेड़ हैं, पॉपुलर, यूकेलिप्टस और ये बैम्बू एंड सुबाबुल, बस इन्हीं को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये थोड़ी सी समस्या है इसकी, है ना। बाकी ग्रीन उत्तर प्रदेश मिशन चलाया जा रहा है, जैसे वहां पे था, देखो सेम ही तो है। वहां नेशनल पॉलिसी थी, यहाँ स्टेट पॉलिसी। वहां 30%, यहाँ 20% 2030 तक, बाकी 30%। फिर वहां पे था नेशनल ग्रीन मिशन, यहाँ पे उत्तर प्रदेश ग्रीन मिशन। ये सब पार्टी तो बनते हैं उसके, इसको पढ़ेंगे जब एनवायरमेंट वाला पढ़ेंगे ना, जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, तो राज्यों ने भी उसके हिसाब से स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज बनाए हैं, उनमें ये मिशन आते हैं। जैसे वहां नेशनल ग्रीन मिशन है तो यहाँ ग्रीन उत्तर प्रदेश मिशन है। और इस पे शायद 2023 या 24 में क्वेश्चन भी आया है मेंस में, स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो हम जब उत्तर प्रदेश में एनवायरमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जैसे सेंट्रल लेवल पे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है। वन महोत्सव तो दोनों में ही आएगा। सोशल फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। जो कम्युनिटी की जमीन है, सरकारी जमीन है, पंचायतों की जमीन है, तो उन पे पेड़ पौधे लगाए जाएं, ये सोशल फॉरेस्ट्री है। खेत में लगा दो, एग्रो फॉरेस्ट्री है। सड़कों के किनारे शहरों में ग्रीन बेल्ट बना दो, वो अर्बन फॉरेस्ट्री है। तीनों को ही उत्तर प्रदेश सरकार बढ़ावा दे रही है। डन। तो इन तीनों को लिखेंगे, अर्बन फॉरेस्ट्री लिख दिया, वो सोशल फॉरेस्ट्री लिख दिया, एग्रो फॉरेस्ट्री लिख दिया। 3 पॉइंट तो ऐसे ही याद हो गए। बाकी नेशनल पॉलिसी की जगह स्टेट पॉलिसी लिख दी, 20% और 33% के टारगेट 2030 तक और लॉन्ग टर्म में। 4-5 तो रेडीमेड पॉइंट हो गए। ध्यान से पढ़ोगे, थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ोगे तो बहुत मेहनत नहीं लगेगी, है ना। बाकी फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी बनाई गई है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, उसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसके लिए वन समिति बनाई गई है। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट मीन्स कि कम्युनिटी को भी उसमें पार्टिसिपेट कराना है। ये सेम है, इस वाले पॉइंट को छोड़ देना। हर्बल एंड मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन, जैसे तुलसी, अश्वगंधा, इसबगोल, इनको प्रमोट करा जा रहा है उत्तर प्रदेश में। इससे भी वन क्षेत्र बढ़ेगा ना।
बाकी बुंदेलखंड अफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट चलाया गया है अलग से। जब जल पड़ रहे थे तो एक आता बुंदेलखंड के लिए, जल के लिए भी अलग से बुंदेलखंड ग्रिड प्रोजेक्ट चलाया गया था ना। तो ये उत्तर प्रदेश वाले हमने कुछ पॉइंट देख लिए। 15 पॉइंट तो लगभग वो थे और 14 पॉइंट लगभग ये हैं। आपको दोनों में से बस 7-8 पॉइंट याद रखने हैं जो आपको अच्छे लगे। रिवर फ्रंट वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की नदी के किनारे किनारे यहाँ पे कुछ वृक्ष रोपित किए गए हैं ना। मैसिव शैपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन चलाया जा रहा है। तो इसमें क्या करते हैं कि गांव में पौधे बांटे जाते हैं किसानों को, ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे जाते हैं। कोई आपके गांव में रिलेटिव रहते हैं तो उनसे पूछना कि क्या सरकार की तरफ से ऐसे पौधे बांटे जाते हैं, है ना। ऑफलाइन क्लास में हमने पूछा बच्चों से तो बता देंगे हाँ इस तरह से पौधों का वितरण होता है। हरियाली मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में ये किया जा रहा है। खुद भी सरकार पेड़ लगा रही है और पौधे बांट भी रही है कि लोग भी लगाएं, क्योंकि भाई हमें 9 से बढ़ा के 20% करना है भाई 2030 तक, ठीक। बाकी बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मेडिसिनल प्लांट हमने अभी देख ही लिए, ठीक है। और जो पोस्ट प्लांटेशन केयर है उस पर भी फोकस किया जा रहा है। प्लांटेशन का ऑडिट सिस्टम अपनाया गया है, मतलब अभी इन्होंने उसका लेखा जोखा रखना शुरू करा है कि कितने पेड़ लगाए, कितने पेड़ हुए, खाली लगा के नहीं छोड़ दिए। तो हमने 2 चीजें देख ली ऐसे करके सीधे सीधे। एक हमने देख ली पौधों में चुनौतियां क्या हैं और दूसरा हमने देख लिया सरकारी प्रयास क्या है। अब हम देखेंगे वे फॉरवर्ड कि सरकार को और क्या करना चाहिए इसके अलावा। वे फॉरवर्ड वही तो होता है कि सरकारी प्रयासों में क्या लूप होल्स रह गए, तो हम सुझाव देते हैं कि भाई उपरोक्त के अलावा सरकार को इन बातों पे भी ध्यान देना चाहिए। वही आपका वे फॉरवर्ड या आगे की राह या सुझाव, समाधान, ये सब चीजें हैं ना। चलिए तो वे फॉरवर्ड भी देख लेते हैं फिर ना, आगे की राह या आगे की दिशा क्या करना चाहिए। तो नंबर 1 रीजनल फोकस। जहां पे पेड़ बहुत कम हो गए हैं या जहां पेड़ों के होने की संभावना ज्यादा है, ऐसे रीजन वाइज फोकस करना चाहिए ना। जैसे बुंदेलखंड है, यहाँ पे पेड़ काफी कम है और जो विंध्यन है वो वन क्षेत्र है, तो इसका डिग्रेडेशन ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए। और बुंदेलखंड है वहां पे और वनीकरण करना चाहिए और वहां की जो लोकल टोपोग्राफी है उसके अकॉर्डिंग क्या फॉरेस्ट या क्या जो ट्री सुटेबल हैं उनको ही लगाना चाहिए ना। तो आगे लिखा है प्रमोट नेटिव स्पीसीज। महुआ, नीम, साल, टीक, इन सबको प्रमोट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि मोनोकल्चर में पॉपुलर और यूकेलिप्टस ही लगा रहे हैं। ये चुनौती है, अभी सरकार बढ़ावा तो दे रही है। ये तो ठीक है कि उत्तर प्रदेश एग्रो फॉरेस्ट्री अपनाने वाला पहला राज्य है, लेकिन वो बढ़ावा तो 3-4 तरह के पेड़ को ही दे रहा है बस, पॉपुलर और यूकेलिप्टस ये सब है ना। तो इन्वेसिव स्पीसीज का कंट्रोल, एक्चुअल में तो ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में ना। इन्वेसिव स्पीसीज का कंट्रोल अगर हम नेटिव स्पीसीज को बढ़ावा देंगे तो अपने आप होने लगेगा। दूसरा, हमें लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा कि इन्वेसिव स्पीसीज कौन सी हैं, कम्युनिटी को साथ में लाना पड़ेगा जिससे कि हम उन्हें रोक पाए, ठीक है। नेटिव स्पीसीज थोड़ा अलग है, ऐसे जरूरी नहीं है कि जो हम नेटिव स्पीसीज नहीं है वो इन्वेसिव स्पीसीज ही होगी। नेटिव स्पीसीज जो वहां की लोकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग है, और फॉरेन इन्वेसिव स्पीसीज वो है जो वहां के लिए हानिकारक है, जो वहां की नेटिव स्पीसीज को खत्म कर देगी, ठीक। तो एग्रो फॉरेस्ट्री को डाइवर्सिफाई किया जाए, वो जो 4-5 पेड़ बता रखे थे बस वही ना लगाए जाए। देखो इसमें एक अच्छा पॉइंट ये भी है, फ्रूट्स ट्री को प्रमोट करा जाए। सोचो सड़क किनारे यूकेलिप्टस पॉपुलर के पेड़ लगाए गए, है ना, तो उनसे एक फायदा तो मिल रहा है फॉरेस्ट वाला की कार्बन कैप्चर कर रहे हैं, ऑक्सीजन वाला, है ना। बट अगर यही फ्रूट ट्री होते तो जो पब्लिक आ जा रही है उसके लिए फ्रूट अवेलेबल हो जाते। पहले राजे महाराजा थे, आपने पढ़े होंगे कि उसने फलों के इतने बाग लगाए और ये सब, है ना। सड़क किनारे फल के पेड़ मिल जाते थे, लोग तोड़ते थे, खाते थे। जो लोग गांव से बिलोंग कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ समय पहले तक ऐसे देखा होगा, अब ऐसे नहीं मिलता है ना, ये सब कम होता चला जा रहा है। तो हम ये सजेशन में दे सकते हैं कि फ्रूट्स ट्री को बढ़ावा दिया जाए सरकारी जमीन पे, है। इससे जो मान लो अगर राह चलते राहगीरों को मदद नहीं मिलेगी तो जो पेड़ पौधों पे रहने वाले जंतु हैं, पेड़ जो पक्षी हैं,
उनको तो मदद मिलेगी, उन्हें तो खाने के लिए फल मिल जाएंगे, वो भी आजकल भूखे मर रहे हैं बेचारे, पीने को पानी नहीं मिल रहा, खाने को फल नहीं मिल रहा है ना। तो ये हमारा एक सजेशन इसमें हो सकता है कि भाई एग्रो फॉरेस्ट्री को डाइवर्सिफाई किया जाए, और साथ में एग्रो फॉरेस्ट्री के साथ क्या लिखना है यहाँ पे, अर्बन फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, उनको डाइवर्सिफाई किया जाए और उनमें जो ये फ्रूट ट्री हैं उनको लगाया जाए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया जाए। कर तो रखा है सरकार ने ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वन समिति, तो हम क्या करें, इनको बढ़ावा दिया जाए, सही से इंप्लीमेंट किया जाए। लोकल बायोडाइवर्सिटी गवर्नेंस बताया था, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, इन्हें एक्टिवेट किया जाए, इनकी ट्रेनिंग कराई जाए, है ना। जो जो वहां पे कमियां थी, चुनौतियां थी, उसी से सजेशन आ रहे हैं। क्लाइमेट स्मार्ट एफोरेस्टेशन, ये क्या होता है, जब पता है यहाँ सूखा पड़ रहा है तो यहाँ पे ज्यादा पानी वाला पेड़ क्यों लगा रहे हो, वो लगाओ ना जो सूखे की कंडीशन में हो पाए। कटीले झाड़ीदार पेड़ होते हैं तो वहां बेरी का पेड़ लगा दो, बेर लगा दो, है ना, आम का पेड़ मत लगाओ। तो उसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेट स्मार्ट एफोरेस्टेशन। हमें इस पे ध्यान देना चाहिए, बुंदेलखंड के इलाके में वही ट्री लगाए जाएं जो वहां के लिए सुटेबल है, जो वहां हो पाएंगे। डन। अवेयरनेस एंड एजुकेशन, तो स्कूल में बच्चों को सिखाया जाए। वन स्टूडेंट वन ट्री कैंपेन चला सकते हैं, इसके लिए सजेस्ट कर दो। डन। तो वो स्टूडेंट जो सीखेंगे, बड़े होके एक जागरूक नागरिक बनेंगे, तो वो आगे भी पेड़ों का ध्यान रखेंगे, अपने घर परिवार में माता पिता उन सब लोगों को भी सिखाएंगे पेड़ों का महत्व। हमने देखा था हमारे इंस्टीट्यूट की कैपेसिटी वीक है, ट्रेनिंग नहीं है, तो उनकी ट्रेनिंग दी जाए। और इस फील्ड के ज्यादातर काम सरकार नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से भी कराती है, कि उनको पैसा दे दिया पेड़ लगाने के लिए, तो भाई उनकी भी ट्रेनिंग कराओ। अगर गवर्नमेंट फंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू खर्च हो रहे हैं, या गवर्नमेंट छोड़ो, आजकल तो प्राइवेट सेक्टर का CSR का पैसा भी एनजीओ के थ्रू खर्च हो रहा है, और कोई भी आदमी एनजीओ बना ले रहा है, तो क्या उसकी ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप पैसा खर्च कर रहे हो, तो क्या किसी से भी करा लोगे। हालांकि इसका लेवल तो होते हैं कि धीरे धीरे एनजीओ बड़ा होता है तभी उसे बड़े फंड मिलते हैं, बट वो तो एक सेल्फ लर्निंग प्रोसीजर है ना। ये सरकारी संस्थान नहीं है, लेकिन एक मिनिमम बेसिक ट्रेनिंग जो कर्मचारी हैं सरकार के, उनकी तरह इनकी भी एक मिनिमम बेसिक ट्रेनिंग कराई जा सकती है। डन। तो वे फॉरवर्ड में भी हमने ये 8-9 पॉइंट देख लिए, और देखते हैं फिजिकल बैरियर एंड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, जो वो एक चल रहा था कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसके लिए हम कॉरिडोर बना सकते हैं, इससे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएंगे। पहले भी बताया था, ये एक वन क्षेत्र है, ये एक वन क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ पे जानवर जाएगा तो बीच में तो मनुष्य मिलेंगे, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो यहाँ पे एक वन पट्टी बना दी जाए, वन के अंदर अंदर चला जाएगा यहाँ पे, तो इस वन पट्टी को क्या बोलते हैं, कॉरिडोर, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया जाए। ओके। अब क्या सरकारी जमीन पे सरकार की सबसे जिम्मेदारी है, स्वच्छ हवा, ऑक्सीजन, ये सब तो आप लोगों को भी चाहिए, तो आप भी तो अपनी जमीनों पे पेड़ लगा सकते हो। प्राइवेट एंड इंस्टीट्यूशनल प्लांटेशन, इनको इंसेंटिव दिया जाए। कई तरह के इंसेंटिव हो सकते हैं ना, हो सकता है उन्हें पेड़ फ्री में दे दिए जाए। कोई प्राइवेट पार्टी अपनी जमीन पे पेड़ लगाना चाह रही है तो सरकार फ्री पेड़ बांटे, है ना। तो चूंकि तभी ध्यान रखना, ये जो 9% वाला पोर्शन है, इसमें प्राइवेट लैंड पे जो फॉरेस्ट है उसको भी काउंट करा गया। तो मतलब हमें सरकारी और प्राइवेट दोनों मिला के 20% करना है 2030 तक, तो इसको भी बढ़ावा मिलना चाहिए। जो कैंपा फंड की फंडिंग है उसे स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, उसके अदर सोर्स भी ढूंढने चाहिए। तो इसमें ऐसे सजेस्ट कर सकते हो कि कार्बन टैक्स लगा दो, उसका पैसा जो है कोल टैक्स है ना, कैंपा फंड में जाए। कोयला के उत्पादन पे जितना भी लग रहा है प्रति कोयला कुछ पैसा लिया जाए जो कैंपा फंड में जाए। मे भी शायद है भी ऐसे, है ना, 50 रुपए प्रति टन या समथिंग। एनवायरमेंट में देखेंगे तो यहाँ कुछ कुछ पॉइंट ऐड हो जाएंगे। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी तो वही है, ट्रेनिंग वगैरह कराना, और टेक्नोलॉजी का यूज करा जाए, GIS बेस्ड डैशबोर्ड बनाया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ड्रोन, इन सब का यूज करा जाए।
ज़्यादा कुछ नहीं, पेड़ लगाने में नहीं कर पा रहे तो मॉनिटरिंग में तो कर ही सकते हो कि कितने पेड़ हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग तो की ही जा सकती है ना। फिर एक कंक्लूजन इसमें कोई आ सकता है कि सरकार ने काफ़ी प्रयास करे हैं, जैसे कैंपा, ग्रीन इंडिया मिशन, मैसिव प्लांटेशन ड्राइव्स, बट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट ऑल्सो रिक्वायर कम्युनिटी ड्रिवन कंजर्वेशन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्पीसीज एंड साइंटिफिक लैंड यूज, मतलब वही फसल लगाओ जो वहां पे हो पाए। और इस तरह से अफोरेस्टेशन एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन को बढ़ा के हम जो हमारा एक गैप है नेशनल फॉरेस्ट लगभग 25% और हमारा 9% उसको कम कर सकते हैं। ये आपका एक कंक्लूजन हो गया कि अगर हमने जो उपाय सुझाए हैं अगर इन्हें भी इम्प्लीमेंट किया जाता है सरकारी उपायों के साथ, तो जो नेशनल एवरेज के साथ हमारा गैप है उसे फुलफिल किया जा सकता है। ठीक, तो चैलेंजेस हमने आज देख लिए, गवर्नमेंट के एफर्ट्स हमने देख लिए, एंड जो वे फॉरवर्ड है वो हमने देख लिया। अभी हमारी पॉलिसी देखनी बाकी है, फिर एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री एंड अर्बन फॉरेस्ट्री, ये 3 बाकी हैं। इतना करके फॉरेस्ट वाला अपना कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन भले ही कम आ रहे हैं लेकिन सिलेबस में पॉइंट ज्यादा है, तो फ्यूचर में क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। हम एक्चुअल में ये देख के चल ही नहीं रहे कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं कहाँ से नहीं, है ना। अपना टास्क है सिलेबस पूरा करना है, जहां से ज्यादा आ रहे हैं उसको बहुत 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 अच्छे से करना है, और जहां से कम आ रहे हैं उसको कम से कम इतना तो जरूर करना है कि क्वेश्चन छोड़ के ना आए। हम इस अप्रोच के साथ चलेंगे तभी 20 में से 20 सोल्व कर जाएंगे, तभी टॉपर वाली लिस्ट में आ पाएंगे, है ना। और खर्चे जितना पढ़ोगे तो खर्चे जितने ही नंबर मिलेंगे, ध्यान रखना, है ना। तो चलिए आज क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम ये फॉरेस्ट पॉलिसी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।